हेलो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पावर नोट्स के साथ दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट के साथ आज का इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। दिस आर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स। ओके, सो इन पावर नोट्स के थ्रू आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर सकते हो और आपके कंसेप्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हो। तो ये जो बड़ा सा टेंशन था कि एनसीईआरटी को रिवाइज कैसे करें, उसका सोल्यूशन है एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट एंड लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एनसीईआरटी बात कर रही है कि कुछ तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी यहाँ पे बात कर रही है। एनसीईआरटी कहते हैं कि एक वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके थ्रू ये प्रूव किया गया कि फोटोसिस ऑकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स। सही बात है। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ये बात कर रही है कि भाई एक वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे हमने लीफ को कवर कर दिया और जिसके वजह से सनलाइट को वो पार्ट लीफ का एक्सपोज नहीं हो पाया, नॉन ग्रीन हो गया। ओके, जब हमने आयोडीन डाला तो पता चला कि जो ग्रीन पार्ट था उसने फोटोसिंथेसिस किया, जिसके पास जो नॉन ग्रीन था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया था। तो हमें वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चल जाता है कि भाई जो ग्रीन पार्ट है ये यही ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू भाई फोटोसिंथेसिस कर पाता है प्लांट। एक था वॉन मोहल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वॉन मोहल साहब ने क्या किया पता है? वॉन मोहल साहब ने इस तरीके से, यहाँ पे देखो वॉन मोहल साहब ने क्या किया, देखते हैं यहाँ पे। वॉन मोहल साहब ने एक जार लिया, उस जार के अंदर लीफ को आधा डाला, उस लीफ को कवर कर दिया। ओके, उस जार में उन्होंने KOH डाल दिया था। KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्ट इस जार के अंदर है उसको CO2 मिला नहीं, जिसकी वजह से ये जो पार्ट जो जार के अंदर है लीफ का वो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। और वॉन मोहल साहब ने ये बताया कि भाई CO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसकी ट्रिक भी मैं शेयर करूंगा। ओके, तो एनसीईआरटी इसको याद कैसे रखेंगे? हम बात करेंगे वॉन मोहल ने हमें बताया कि भाई CO2 का माहौल है। ओके, उसके बाद प्रिस्टली साहब आए। प्रिस्टली साहब ने क्या किया? प्रिस्टली साहब ने देखो यहाँ पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक जार लिया, उसके अंदर कैंडल डाली, उसके अंदर माउस डाला। सही बात है। अब कैंडल जब जलेगी तो भाई ऑक्सीजन यूज कर लेगी, जाहिर सी बात है माउस तो मर जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, प्रिस्टली साहब ने यहाँ पे प्लांट को रख दिया। प्लांट ऑक्सीजन बनाता है। अब हालांकि कैंडल ऑक्सीजन को यूज कर रही है लेकिन प्लांट ऑक्सीजन बना रहा है तो माउस जिंदा रहा। इसकी वजह से प्रिस्टली साहब ने हमें यह बताया कि फोटोसिंथेसिस रिस्टोर्स एयर क्वालिटी, मतलब प्योर एयर भाई बनाता है प्लांट। ये बात की प्योर एयर मतलब ऑक्सीजन, ये उनको नहीं पता था, ये उनको बताया इंजन हाउस ने। तो आप बात करोगे प्रिस्टली टॉक्ड अबाउट द प्योर एयर। इंजन हाउस साहब ने क्या किया? इंजन हाउस साहब ने हमें दो चीजें बताई कि भाई ये जो प्लांट है ये मतलब माउस तभी जिंदा रहेगा जब इस एक्सपेरिमेंट को हम डे में कंडक्ट करते हैं। नाइट में ये जो प्लांट है ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाता है, माउस तो नाइट में मर जाता है, प्लांट है उसके पास तो भी। तो इंडियन हाउस ने ये बताया हमें कि ये भाई ऑक्सीजन बनाता है लेकिन कब? जब इसके पास लाइट हो तभी, सनलाइट हो तभी। तो इन्होंने बताया कि लाइट इंपॉर्टेंट है। साथ में ही ये जो एयर बाहर निकल रही थी उसका नेचर उन्होंने पता किया कि जो एयर निकल रही है ये ऑक्सीजन है एक्चुअल में। सो इंजन हाउस साहब ने ये बताया, ही आइडेंटिफाइड द बबल्स आर फॉर्म अराउंड ग्रीन पार्ट्स एंड बबल्स आर ऑफ ऑक्सीजन, लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये देखो, ये तो था इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोला प्लांट लिया। हाइड्रोला प्लांट से उन्होंने देखा कि बबल निकल रहे हैं, उस बबल का नेचर उन्होंने फाइंड आउट किया। सही बात है। ओके, उस बबल का नेचर उनको पता चल गया कि वो तो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे याद कैसे रखोगे? हाउस साहब ने, इंजन हाउस का जो हाउस था वो ऑक्सीजन के बबल से भरा पड़ा था, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो बबल रिलीज हो रहे थे हाइड्रोला प्लांट के वो तो एक्चुअल में ऑक्सीजन था। जूलियस वॉन सैग ने क्या किया? वॉन मतलब जीत जाना, हम ऐसे याद रखेंगे, जूलियस वॉन सैग। तो उन्होंने कहा कि जीत जाना, इस तरीके से हम ट्रिक में बता रहा हूँ। जूलियन वॉन सैग ने हमें ये बताया कि फोटोसिंथेसिस भाई एक स्पेशल टाइप की बॉडी में होता है, उस बॉडी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब सही बात है, तो क्लोरोप्लास्ट जीत जाता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जूलियन वॉन सैग टॉक्ड अबाउट द स्पेशल बॉडीज डिस्कवर्ड दैट द ग्लूकोज इज फॉर्म इन अ स्पेशल बॉडी। जो स्पेशल बॉडी क्या थी? क्लोरोप्लास्ट। टीवीएफ इंगलमैन ने क्या किया? टीवीएफ इंगलमैन ने क्लैडोफोरा अल्जी का यूज किया। क्लैडोफोरा अल्जी का यूज किया। देखो इंगलमैन साहब ने क्या किया, देखो इंगलमैन साहब ने क्लैडोफोरा अल्जी यहाँ पे यूज की। ओके, अब ये क्लैडोफोरा अल्जी ऑक्सीजन को रिलीज करती है। सही बात है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है तो एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे ऑक्सीजन का यूज करने के लिए। नाउ ध्यान से सुनो, जो ये लाइट आ रहा था उसके बीच में उन्होंने प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म ने लाइट को ब्लू और रेड रीजन में स्प्रेड कर दिया।
ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जहाँ पे ब्लू लाइट जा रहा है वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, जहाँ पे रेड लाइट जा रहा है वहां पे भी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। तो इन्होंने ये पता किया कि भाई ऑक्सीजन तो रिलीज होता है लेकिन कब, जहाँ पे ब्लू लाइट ज्यादा हो और रेड लाइट ज्यादा हो। सही बात है, क्योंकि वहां पे फिर ये बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए। तो इसे ही कहा उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम, इसे कहा उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम। सो इंगलमैन साहब ने हमें एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। एक ग्राफ होता है वो भी हम देखेंगे। याद कैसे रखोगे कि इंगलमैन साहब ने इंग्लिश में एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। ओके, उसके बाद आया कॉर्नियस वैन नील। कॉर्नियस वैन नील ने क्या किया पता है, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात किया। हमें तो पता है कि जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो CO2 का ऑक्सीजन है कि वाटर का ऑक्सीजन है। तो कॉर्नियस वैन नील ने क्या किया, ही स्टडीड द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ही प्रूव्ड दैट कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वाटर से निकलने वाला ऑक्सीजन है। ओके, ही प्रूव्ड फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ये भी उन्होंने प्रूव किया। सही बात है। तो दो चीजें उन्होंने बताई कि कॉर्नेलियस वैन नील ने हमें बताया कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है ये ऑक्सीजन O2 से नहीं निकल रहा है, ऑक्सीजन से निकल रहा, वाटर से निकल रहा है, ये बात की। तो बेसिकली अगर हम इन एक्सपेरिमेंट्स को देखें तो हमारे पास एक बेहतरीन ट्रिक है। वॉन मोहल साहब ने बताया CO2 का माहौल है। प्रिस्टली टॉक्ड अबाउट द प्योर एयर, P फॉर प्रिस्टली, P फॉर प्योर एयर। इंजन हाउस का हाउस ऑक्सीजन के बबल से भरा पड़ा था। Julius von Sack, von who owned the sack, who own that is chloroplast। सही बात है, क्लोरोप्लास्ट जीत जाता है। इंगलमैन इंग्लिश में एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, ऐसे बात रखो। ओके, नाउ भाई फोटोसिंथेसिस के बारे में तो बात कर ली, लेकिन फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ पे है, ये कैसे याद रखोगे आप। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के पास होते हैं लीफ में होते हैं मेसोफिल सेल्स। सही बात है। तो मेसोफिल से इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहां पे होता है फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है यार, देखो क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल है जिसके पास होते हैं इस तरीके से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं थैलाकोइड। थैलाकोइड को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये बन गए यहाँ पे ग्रैना। सही बात है। ओके, तो ये रहा एक ग्रैनम, ये रहा अनादर ग्रैनम। सही बात है। ये जो ग्रैनम है ऐसे फ्री नहीं है, इन दोनों को भी यहाँ पे जोड़ने वाला एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमिली। सही बात है। और ग्राना के पास जो थैलाकोइड है उसे हम कहते हैं ग्रैनल लैमिली। सही बात। तो दो टाइप की लैमिली है या तो भी दो टाइप की मेम्ब्रेन है। कुछ मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर है जो इन्होंने ग्राना बना दिया, और कुछ मेम्ब्रेन दो ग्राना को कनेक्ट किया तो उसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली। सही बात है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के पास क्या क्या है, थैलाकोइड्स ने ग्राना बनाया है, यहाँ पे देखो। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोमा है और बाकी की भी बहुत सारी चीजें जो सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे। नाउ ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है अभी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि ये जो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है थैलाकोइड, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर होते हैं पिगमेंट्स, इसके ऊपर होते हैं पिगमेंट्स। तो कौन से पिगमेंट होती है, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें बताती है कि यहाँ पे पिगमेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी। ओके, एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है यहाँ पे और अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं जैसे कि ज़ैंथोफिल, जैसे कि कैरोटीनॉइड। ऐसे ऐसे यहाँ पे पिगमेंट्स होती है। कहाँ पे, ये जो मेम्ब्रेन मुझे दिख रही है थैलाकोइड की वहां पे। ओके, राइट। और क्या होता है, और यहाँ पे एनसीईआरटी हमें ये बताती है यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर भी होता है। अब ये चीज क्या है, देखो एनसीईआरटी ने कहा कि फोटो पिगमेंट्स होते हैं इस लैमिली की मेम्ब्रेन पे, ये जो मेम्ब्रेन है ना यहाँ पे। ओके, और ये तो रहा उसका ल्यूमेन। ओके, तो ये जो फोटो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सही बात। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइट को पकड़ता है और दे देता है यहाँ पे क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए के पास हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर है, इसे हम क्या कहते हैं, ये एक रिएक्शन सेंटर है। तो मुझे क्या दिखाई देता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि लाइट हार्वेस्ट करते हैं और ये अपना लाइट हार्वेस्ट करके दैट इज पकड़ के क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, इसे हम कह रहे हैं क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर। सही बात है। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टुगेदर दे फॉर्म फोटो सिस्टम। इन दोनों को मिला के हम कह रहे हैं फोटो सिस्टम। सही बात। ओके, नाउ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फोटो सिस्टम के पास रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए दो टाइप का है, एक तो क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं 680, एक क्लोरोफिल ए को कहते हैं हम क्लोरोफिल ए 700। सही बात है। सो अगर किसी के पास क्लोरोफिल ए 700 है तो हम उसी फोटो सिस्टम का नाम दे रहे हैं फोटो सिस्टम 1।
फोटो सिस्टम 2 के पास होता है क्लोरोफिल ए, दैट इज रिएक्शन सेंटर 680। अब ये क्या है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, दैट इज एक्साइट कर पाता है। सही बात है। तो कैसे याद रखोगे, फोटो सिस्टम 1 भाई एक नंबर की है, महंगी है, क्लोरोफिल ए 700, 700 रुपए लगेंगे। फोटो सिस्टम 2 जो है भाई ये थोड़ी सस्ती है, 680 रुपए में आपको मिल जाएगी। सही बात है। तो फोटो सिस्टम कैसे बनी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर से फोटो सिस्टम बनी। फोटो सिस्टम के दो टाइप, अगर रिएक्शन सेंटर 680 है तो आप कहोगे कि दैट इज अ फोटो सिस्टम 2, अगर रिएक्शन सेंटर 700 है तो आप कहोगे कि दैट इज अ फोटो सिस्टम 1। सही बात है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, आप सिंपल से बात कर सकते हो। दैट इज सबसे पहले होती है, सबसे पहले मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे होती है सबसे पहले लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है और उसमें क्या होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो अभी हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स निकाला था उस लाइट को ट्रैप किया जाता है, रिएक्शन सेंटर को दे देता है और अल्टीमेटली यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, एटीपी एनएडीपीएच का। सही बात है, उसे कहते हैं हम लाइट रिएक्शन। फिर ये जो एटीपी एनएडीपीएच बने कहाँ पे, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, उसको भेज दिया जाता है यहाँ पे स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में एटीपी एनएडीपीएच का यूज करके CO2 को फिक्स किया जाता है, CO2 के थ्रू फिर ग्लूकोज को बनाया जाएगा। सो ये जो स्ट्रोमा में रिएक्शन हो रहे हैं इसके लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन डार्क में हो रही है, ओके। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन। सही बात, ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोपिगमेंट। आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया कि इसके पास होता है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए। सही बात है। एनसीईआरटी कहते हैं कि लीफ के जो अलग अलग कलर्स होते हैं, येलो, ग्रीन, डार्क ग्रीन, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट्स। सही बात ना। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कर पाता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है जब उसको वेवलेंथ मिलते हैं अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर। ओके, ये सनलाइट से जब वेवलेंथ मिलेगी तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो हम कहते हैं दिस इज अ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसे PAR कहा जाता है। राइट नाउ, व्हिच इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। हमने कहा कि द चीफ पिगमेंट इज द रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए। कोई भी प्लांट अगर, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर, राइट, कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो भाई साहब उसके पास क्लोरोफिल ए तो होना ही चाहिए। बहुत सही बात। नाउ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमने कहा कि 400 टू 700 की रेंज है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है भाई ब्लू और रेड रीजन में। यहाँ पे मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी ब्लू रेड रीजन में होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे है ब्लू रीजन, यहाँ पे रेड रीजन है, तो मैक्सिमम देखो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, बीच में तो कम एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ब्लू और रेड रीजन में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पता चल चुकी है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिस्ट, मतलब लाइट रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो लाइट रिएक्शन दो तरीके से है भाई, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो देखो भाई नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है, यहाँ पे एक मिनट भाई साहब पीछे चले जाते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को बहुत ही बेहतर विजुअल के साथ अब हम देखने वाले हैं। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन, ये है थैलाकोइड का ल्यूमेन, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 है और ये उसका रिएक्शन सेंटर है, ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन सेंटर है, मतलब फोटो सिस्टम 2 का मतलब ये क्लोरोफिल 680 है। दिस इज अ फोटो सिस्टम 1, दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज द रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल 700। अब यहाँ पे देखो जब लाइट आता है तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दे देते हैं रिएक्शन सेंटर के पास, ये है क्लोरोफिल 680। सही बात है। रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन के वजह से। प्लास्टोक्विनोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है डाउन हिल मूव हो रहा है, देखो यहाँ पे डाउन हिल मूव हो रहा है। जब डाउन हिल मूव हुआ तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, जब एनर्जी रिलीज हुई तो इसी एनर्जी का यूज करके हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप किया गया। ओके, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे 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 बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन अब जा पहुंचा है फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास। दिस इज द फोटो सिस्टम 1, उसका रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल 700। यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और जाता है यहाँ पे फेरोडॉक्सिन के पास, यहाँ पे चला जाता है फेरोडॉक्सिन के पास। सही बात है। ये देखो फेरोडॉक्सिन इसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है NADP रिडक्टेस के पास, जो कि यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड ये एंजाइम है जो रिडक्शन करने की एबिलिटी रखता है। किसका
रिडक्शन करता है NADP का, NADP का रिडक्शन किया NADPH बन जाता है। कहाँ पे बना? स्ट्रोमा में बना। सही बात है। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे आपने क्या क्या किया, यहाँ पे आपने NADPH फॉर्म कर लिया है। ओके, यहाँ पे NADPH फॉर्म कर रहा है और अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे 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 ये चीज बार बार इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे बार बार हाइड्रोजन आयन पंप किए जाएंगे, तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। नाउ हाइड्रोजन आयन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द एटीपी सिंथेस पंप। ओके, ये है एटीपी सिंथेस पंप जो कि बना है F0 F1 सब यूनिट से। F0 एक ऐसा सब यूनिट जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, जबकि F1 बाहर निकल रहा है। अब यहां से देखो हाइड्रोजन हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हुए, एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी का यूज किया गया एडीपी से एटीपी बनाने के लिए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन में सबसे पहले मैंने एनएडीपीएच बना, एटीपी भी बना लिया है। अब बात कहाँ पे हुई? अब बात ये जो हो रहा है ना भाई, इसे कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। इसे क्या कह रहे हैं? केमी ऑस्मोसिस, जबकि हाइड्रोजन आयन वाली प्रोटॉन की जो मूवमेंट हो रही। ओके, ऑस्मोसिस मतलब द मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, राइट। और यहाँ पे किसकी मूवमेंट है? केमिकल की। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई, तो हम कह रहे हैं इसे केमी ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे बात तो सब कुछ क्लियर है। फिर बात कौन से क्लियर नहीं है? बात ये नहीं है यहाँ पे क्लियर कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन कौन रिटर्न करके, तो ब्लैक कलर का हो गया। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है वाटर, और इसी के लिए तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सही बात। तो देखो यहाँ पे होता क्या क्या है, यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है मेम्ब्रेन के पास। यहाँ पे मैग्नीज कैल्शियम एंड क्लोराइड वाटर को स्प्लिट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को भाई दे दिया जाता है फोटोसिस्टम 2 को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसका पहले निकला था वो तो रिटर्न नहीं आया। सही बात है। इसलिए ये जो एक तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था, इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो। ओके, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट का यूज करके ये चीज हो रही है, फॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पे फॉस्फेट का यूज करके एटीपी बनाया जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। ओके फाइन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन जो गया वो फिर से नहीं आता है। तो ये बात तो सही होगी ना। सो यहाँ पे तो ये बात तो हमने बिल्कुल सही नोट कर ली। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये देखो ये इस तरीके से हुआ, तो हम इसे कहते हैं जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बिल्कुल सही बात है। नाउ ध्यान से सुनो, ये तो बात हमने नोट कर ली यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन अभी की हुई वो हुई यहाँ पे ग्रैनल थैलाकोइड के पास। ओके, और हमने अभी क्या देखा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि दो ग्रैनल थैलाकोइड को यहाँ पे ज्वाइन करने वाला जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली का फंडा ये है कि स्ट्रोमल लैमेली के पास सिर्फ फोटोसिस्टम 1 रहता है, 2 नहीं रहता। ओके, तो अभी जो हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो होता है ग्रैनल लैमेली के पास। अब बात हो रही है स्ट्रोमल लैमेली की। स्ट्रोमल लैमेली के पास होता है सिर्फ फोटोसिस्टम 1। देखो अब होता क्या है, तो ये मैं स्ट्रोमल लैमेली निकाल रहा हूं, मतलब मुझे फोटोसिस्टम 2 को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे लाइट आता है और लाइट के वजह से यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उसको ट्रैप कर लेता है। लाइट को ट्रैप कर लिया और फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो गया। ओके, लाइट को ट्रैप कर लिया, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और अब देखो यहाँ पे होता क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन चले गए फेरोडॉक्सिन के पास, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली के पास बेटा एनएडीपी रिडक्टेस है नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेरे पास है प्लास्टोक्विनोन। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग डाउन हिल, एनर्जी रिलीज होगी जो इसके पहले रिलीज हुई थी। देखो एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी से हाइड्रोजन आयन को इनसाइड में पंप कर दिया गया। फिर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम साइटोक्रोम टू प्लास्टोसाइनिन और फाइनली ये चला गया PS1 के पास। तो PS1 से निकला था, PS1 के पास ही जा पहुंचा। तो मैं कहता हूं इसे दिस इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन को पंप किया गया, हाइड्रोजन को पंप किया गया, इनर साइड में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही बात है। तो ये तो था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन ने साइकिल कंप्लीट कर ली अपने इलेक्ट्रॉन फ्लो की। ये सभी के सभी विजुअल्स आपके लिए चैनल पे सेपरेट में भी अवेलेबल है। आपको नाम डालना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बायोलॉजी बॉम्ब।
पहले बायोलॉजी बम लिखो, फिर लिखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये डिटेल में आ जाएगा, एक एक घंटे का लेक्चर भी है। सही बात है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ भाई, यहाँ पे NADPH नहीं बना, ATP बना, इलेक्ट्रॉन जो निकला वो रिटर्न आ चुका था। यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं होती है बेटा, ओके, जरूरत ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि द फोटो सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विद वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इट इज फोटो सिस्टम 2। ओके, फोटो सिस्टम 1 भाई वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं कराती है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने बात की है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ओके, नाउ ये वही बात जो अभी के अभी हमने पढ़ी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का डिफरेंस हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद केमियोस्मोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। केमियोस्मोसिस मतलब क्या, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन ने मूव किया। ल्यूमेन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट हो चुके थे। क्यों एक्यूमुलेट हुए, क्योंकि इन साइड में वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन हो रहा था जो कि हाइड्रोजन को जनरेट कर रहा था। ओके, और यहाँ पे जो हम बात करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पे भी तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन को अंदर पंप किया जा रहा था ल्यूमेन में। सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड प्लास्टोक्विनोन भाई, इनके वजह से हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होते हैं। और बाहर के साइड में देखो NADP रिडक्टेज क्या कर रहा था, NADPH बना रहा था। मतलब बाहर के साइड में NADP में वो हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहा था, तो स्ट्रोमा से H+ कम कर रहा था। हम कहते हैं इसके वजह से ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, स्ट्रोमा में कम हो जाते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म होता है। उसके बाद हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसी ग्रेडियंट का यूज करके हमने ATP बनाया था। तो यही बात NCERT ने यहाँ पे की है। ओके, सही बात है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने ATP NADPH तो बना दिए, बिल्कुल सही बात है। अब इसी ATP NADPH का यूज करके आप कैल्विन साइकिल करोगे। कैल्विन साइकिल क्या है, कैल्विन साइकिल में ATP NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बने, उसका यूज करके CO2 से ग्लूकोज बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे कैल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायोसिंथेटिक फेज और ब्लैकमन्स रिएक्शन। दिस इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके लाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहां पे होती है भाई, इट इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले यहाँ पे रिबुलोज बाइफॉस्फेट आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे रिबुलोज बाइफॉस्फेट आ जाता है। देखते हैं रिबुलोज बाइफॉस्फेट कहाँ पे है भाई साहब। ओके, हाँ ये देखो यहाँ पे रूबिलोज बाइफॉस्फेट है। ओके, रूबिस्को है, रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। रूबिस्को कैल्विन साइकिल में सबसे पहले क्या करता है, CO2 को फिक्स कर लेता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बन जाता है यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सही बात। ओके, नाउ अब यहाँ पे सेकंड रिएक्शन है रिडक्शन। पहली तो कार्बोक्सिलेशन हो गई, सेकंड रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन लगेगा। किससे हाइड्रोजन लोगे, NADPH से। NADPH आपको हाइड्रोजन देगा, आप क्या करोगे, वो हाइड्रोजन निकालोगे, इसके अंदर डालोगे। लेकिन हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर तो जाएगा नहीं, आपको ATP का भी यूज करना पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं रिडक्शन के लिए आपके पास चाहिए NADPH प्लस ATP। बन जाता है यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट, बन जाता है ट्रायोज फॉस्फेट। तो हम कहते हैं कैल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट कैसे बना, जब रूबिस्को और CO2 मिल गए तब जाके ये चीज हुई। तो यहाँ पे बेसिकली रूबिस्को तो भाई आपने यूज कर लिया, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो रूबिस्को को रीजनरेट आपने करना पड़ेगा। कैसे करोगे, यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट में भाई साहब आप ATP का यूज करके रीजनरेशन करोगे। किसका, रूबिस्को का रीजनरेशन करोगे। तो बेसिकली हम कहते हैं कि कैल्विन साइकिल इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ओके, रिडक्शन के लिए मुझे NADPH ATP दोनों लगते हैं, रीजनरेशन के लिए मुझे ATP लगते हैं। तो जब मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि एक साइकिल में मुझे यहाँ पे कितने ATP लग रहे हैं। देखो एक साइकिल में मुझे 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं। सही बात है। ओके, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये 2 बनते हैं बेटा। ओके, ये 2 बनते हैं, तो इन दो बनेंगे ना, तो मुझे यहाँ पे इसको रिडक्शन के लिए 2 ATP यहाँ पे यूज होंगे, 2 NADPH यहाँ पे यूज होंगे। ओके, जबकि ये एक ही बना, इसको रीजनरेट करने के लिए 1 ATP लगेगा। सो 2 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ पर, तो 3 ATP लगते हैं। जब जब एक CO2 आता है तब 3 ATP लगते हैं मुझे। ऐसे मुझे 6 CO2 लगेंगे क्योंकि 6 कार्बन का ग्लूकोज मुझे बनाना है। सही बात है। ओके, मतलब कितने ATP लगेंगे टोटल, तो देखो यहाँ पे 6 CO2 को फिक्स करने के लिए भाई मुझे 18 ATP लगेंगे। एक साइकिल में 3 ATP। ओके, 6 साइकिल में 18 ATP। एक साइकिल में 2 NADPH, तो 6 साइकिल में 12 NADPH। तो ये लगेगा भाई। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ,
अभी हमने जो देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज हुई है, तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रीजनरेशन हुआ, रूबिस को फिक्स द CO2 इन केल्विन साइकिल। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 6 केल्विन साइकिल आर नीडेड टू मेक अ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और केल्विन साहब ने क्या किया, यहाँ पे अल्जी का यूज किया था और यहाँ पे कार्बन 14 नाम का आइसोटोप यूज किया, जिसके थ्रू इनको ये पता चला कि किस तरीके से चीजें मूव होती है, किस तरीके से केल्विन साइकिल होती है। नाउ ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो दैट इज द शुगर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अ केल्विन साइकिल। शुगर तो बनी ही नहीं, क्या बना, ट्रायोज फॉस्फेट बना। इसी ट्रायोज फॉस्फेट का यूज करके अनदर रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज बनाया जाता है। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट द ग्लूकोज बट इट इज द ट्रायोज फॉस्फेट। नाउ पहले फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या, तो भाई साहब क्या होता है, यहाँ पे हमने बात की रूबिस को क्या करता है भाई, यहाँ पे CO2 को फिक्स करा देता है। लेकिन रूबिस्को को अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वो क्या कहते हैं, CO2 को, इसको कहते हैं कि तू बाजू में हट जा, आई एम गोइंग विद द CO2। ओके, तो ये है रूबिस्को भाई, इसको ऑक्सीजन मिल गया है। ओके, तो ये ऑक्सीजन के साथ अब जाना चाहता है। तो भाई आप अगर रूबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो आपको कार्बन तो मिलेगा नहीं, तो ग्लूकोज कैसे बनेगी। ओके, तो यहाँ पे रूबिस्को जब ऑक्सीजन को बाइंड कर जाता है, उस रिएक्शन को हम कह रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, दिस इज अ फोटो रेस्पिरेशन, दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, सही बात है। ओके, इट इज सीन इन C3 प्लांट्स में ही होते हैं। अगर C3 प्लांट्स के पास भाई ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये चीज होगी। ओके, इट इज सीन इन हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर का स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी में भी सेम कंसेप्ट, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोडक्शन होता है वाटर का स्प्लिट होने की वजह से। और यहाँ पे रूबिस को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लगता है, बहुत खतरनाक है ये। और ये क्या करता है भाई, अब ये बना देता है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लिसरेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड और फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ट्रायोस फॉस्फेट बना ही नहीं, तो खतरनाक चीज है ये, है ना। कौन से ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। ओके, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सही बात है, राइट। तो ये तो रहा फोटो रेस्पिरेशन, ये खतरनाक चीज है। तो C4 प्लांट्स थे, मतलब कुछ अलग तरीके से प्लांट जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये रूबिस को तो खतरनाक है, इसको अगर ऑक्सीजन दिख गया तो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। इन्होंने इसलिए एक चीज की, इन्होंने क्या किया, नॉर्मली क्या होता है प्लांट में, देखो नॉर्मली क्या होता है, पहले नॉर्मल कंसेप्ट समझ लो, ये होता है जाइलम और फ्लोएम, ये रहा वेस्कुलर बंडल। ओके, इसी वेस्कुलर बंडल के अराउंड में होती है बंडल शीथ सेल्स। ये देखो ये बंडल शीथ सेल्स होते हैं इसी राउंड में। ओके, ये तो हम प्लानेटोमी एनाटोमी ऑफ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आगे के साइड में क्या होते हैं पता है, मीजोफिल सेल्स होते हैं, ऐसे 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 मीजोफिल सेल्स लगे हुए होते हैं। ध्यान से सुनो, अब C4 प्लांट्स ने क्या किया, यहाँ पे एनाटोमी चेंज कर दी। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं यार, कि ये जो मीजोफिल सेल है इसको बनाएंगे एकदम बंडल शीथ को लग लग के। ओके, इस तरीके से हम बना देते। तो अब ये जो अरेंजमेंट है बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स की, इसे हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी, देखो ये चीज क्यों कर रहा है ये प्लांट, ये प्लांट क्या करना चाहता है, देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। तो यहाँ पे देखो होता क्या क्या, हाँ तो यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो किधर गया भाई, हाँ ध्यान से देखो। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। तो बात कर रहे हैं हम C4 प्लांट्स की, C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये है मेसोफिल सेल, ये है यहाँ पे मेसोफिल सेल। ध्यान से देखो, तो CO2 आया मेसोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट नाम का, यहाँ पे भाई ये है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो क्या करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 को फिक्स कर लेता है, पकड़ लेता है। हमने यहाँ से रूबिस्को को हटा दिया, रूबिस्को को बंडल शीथ सेल में हमने भेज दिया, क्योंकि रूबिस्को खतरनाक था, अगर उसको यहाँ पे ऑक्सीजन दिखता तो बाइंड कर जाता, इसलिए हमने यहाँ से रूबिस्को को हटा दिया। हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कहेंगे कि भाई CO2 को जरा पकड़ के तो देना। CO2 को फिक्स कर देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट और यहाँ पे बन जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को अब ये ट्रांसपोर्ट कराता है बंडल शीथ सेल में, दीज आर बंडल शीथ सेल्स। सही बात है, बंडल शीथ सेल में ये गया मैलिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। मैलिक एसिड का यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होता है, और यहाँ पे अब रूबिस्को है, उसको अंदर रख दिया। ओके, क्योंकि फ्रंट साइड में रहता तो ऑक्सीजन के साथ भाग जाता, तो उसको अंदर घर में छुपा के रखा बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ, ओके, और यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ तो उसे फिक्स कर जाता है रूबिस्को, और यहाँ पे केल्विन साइकिल होती है। तो हम ये कहते हैं कि C4 प्लांट्स में भाई मेसोफिल सेल में
कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन फॉस्फोइनोल पायरुवेट कर रहा है बंडल शीट सेल में, उसी CO2 का फिक्सेशन रूबिक्स को कर रहा है। तो C3 साइकिल यहाँ पे हो ही रही है। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे मेसोफिल सेल में होती है C4 साइकिल। सही बात है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो बंडल शीट सेल की वॉल बहुत ही ज्यादा हार्ड रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंडल शीट सेल ये चाहता है कि यहाँ पे गलती से भी ऑक्सीजन ना आए, तो बंडल शीट सेल की वॉल यहाँ पे हार्ड बना दी गई, ठीक बना दी गई। हार्ड मतलब ठीक बना दी गई है। तो देखो यहाँ पे C4 पाथवे मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देती है क्रेन्स एनाटॉमी, आपको दिखाई देती है यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ लीफ। सही बात है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। C4 प्लांट यूज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नॉट रूबिस्को टू कैप्चर CO2। सही बात है। द फर्स्ट टेबल फॉर्म हुआ वो तो था अपना मैलिक एसिड विच इज द 4 कार्बन कंपाउंड। सही बात है। मैलिक एसिड को हमने भेजा बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में क्या हुआ, C3 साइकिल हुई। यहाँ पे था वो रूबिस्को, राइट, यहाँ पे C3 साइकिल हुई। तो ये सब क्यों किया आपने, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को कैसे अवॉइड करोगे, रूबिस्को और ऑक्सीजन को दूर रख के। तो रूबिस्को को आपने अंदर के सेल में भेज दिया जो अंदर के साइड में था, ताकि उसके पास ऑक्सीजन जा ही ना पाए। सही बात है। ओके, सो इसकी वजह से भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को आपने अवॉइड कर दिया यहाँ पे, राइट। प्लांट दैट possess C4 पाथवे आर एंजियोस्पर्म, फॉर एग्जांपल मेज में आपको भाई ये दिखाई देते हैं C4 प्लांट। सही बात है। बंडल शीट सेल के पास होते हैं थिक सेल वॉल, इनके पास बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन आना ही नहीं चाहिए इसके पास, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को बैठा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन दिखेगा भाग के पकड़ लेगा। सही बात है। C4 प्लांट्स भाई ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, ओके, क्योंकि हायर टेम्परेचर में ज्यादा वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होता है, ज्यादा ऑक्सीजन बनता है, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने ऑक्सीजन को दूर ही रखा है इस रूबिस्को से, तो बिल्कुल सेफ है ये। दे लैक अ फोटो रेस्पिरेशन एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ये साहब क्या होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस को ध्यान से देखोगे, ओके, ध्यान से क्या, अभी तो आपको पता भी चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, भाई वाटर भी चाहिए, मतलब इनके वजह से अफेक्ट होता है। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास 4 यूनिट का लाइट है, 4 यूनिट का CO2 है, और यहाँ पे मान लो 4 यूनिट का वाटर है, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास मान लो 4 यूनिट के है सब लोग। तो यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे 4 यूनिट ग्लूकोज बन गया। सही बात है। लेकिन मान लो कि आपके पास भाई साहब यहाँ पे 4 यूनिट CO2 है ही नहीं, 2 यूनिट ही CO2 है, तब ग्लूकोज भी 2 यूनिट बनेगा। सही बात है। जो सबसे कम क्वांटिटी में है वो डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कि ग्लूकोज कम कितना बनेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसे कहते हैं टोटल, नाम इसका ब्लैकमस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो हमें बताता है कि भाई जो सबसे कम क्वांटिटी में होगा, द फैक्टर विच इज अवेलेबल इन द मिनिमल वैल्यू, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि भाई कितना फोटोसिंथेसिस होगा। सही बात है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। लाइट, भाई लाइट ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि सनलाइट के 10% में ही, सनलाइट का जो 10% है उसी में ही प्लांट का फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो जाता है। तो लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। CO2, दिस इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर बेटा, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। C4 प्लांट्स, अभी हमने देखा कि C4 प्लांट बहुत अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं टेम्परेचर को, जबकि C3 प्लांट नहीं कर पाते, फोटो रेस्पिरेशन शो कर जाते। वाटर, एनसीईआरटी कहते हैं वाटर का इनडायरेक्ट इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। कैसे? वाटर भाई अगर लॉस हो रहा है बॉडी से, तो प्लांट स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। प्लांट का स्टोमेटा क्लोज हो गया तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, CO2 अंदर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो यही बात हो रही है, वाटर लॉस जब होता है तो स्टोमेटा क्लोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लेस CO2 इज अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वाटर का। सही बात है। ऑक्सीजन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, दिस इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। फाइनली यहाँ पे KT बूस्टर दिए गए हैं कि भाई कुछ तो चीजें जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, कि लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में हुई। 2 टाइप की लाइट रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। नॉन साइक्लिक में ATP NADP दोनों बने, जबकि साइक्लिक में सिर्फ ATP ही बना। डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो डार्क रिएक्शन में मेरे पास C3 साइकिल है, C4 साइकिल है। लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो बेटा इसी तरीके से हमने क्या किया, बहुत ही बेहतरीन पावर पैक्ड पावर नोट्स के साथ हमने आज के इस चैप्टर को अपने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियोस हेल्पफुल। ओके, और इस पावर पैक पावर नोट्स का रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इंस्टीट्यूट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दीजिए, एंड देन सी भाई कोई आपको नहीं रोक पाएगा मेडिकल सीट लेने से।
राइट इन द कमेंट सेक्शन। जय हो दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।